हेलो बच्चों, मैं रेणु शर्मा आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित। हम राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे थे और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दी थी। तो आज हम राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी अन्य शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले ही, जिससे कि समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, राष्ट्रपति की सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने कार्य को संपादित करता है। तो सबसे पहली शक्ति है नियुक्ति की शक्ति। उसके पास नियुक्तियां करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो, है ना, कोई भी आयोग हो उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति हो, वह सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, दूसरा अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। 263 में अनुच्छेद में कहा गया है कि जो अंतरराज्यीय परिषद है उसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और वित्त आयोग का जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति घोषित करना, ये वाला कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, इनसे संबंधित जितने भी आयोग है इनका जो गठन किया जाता है उन सब का जो गठन है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो कार्यपालिका शक्तियों में इतने सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। नियुक्ति से संबंधित हो या आयोगों के गठन से संबंधित हो, ये सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। दूसरे कार्य है विधायी कार्य। विधायी कार्य का मतलब है कानून बनाने से संबंधित कार्य। ठीक है, कानून बनाने से संबंधित कार्य में राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं। पहला, संसद का अभिन्न अंग है। देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तीनों ही अंगों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग होने के कारण इसके अभाव में हम संसद की किसी भी कार्रवाई की कल्पना करें तो ये संभव नहीं है। दूसरा, बिल पास करना। जितने भी कानून बनाए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो उसकी अनुमति मिलने पर, उसके हस्ताक्षर होने पर ही वह कानूनी या विधेयक का रूप धारण करता है। तीसरा, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी कब किए जाते हैं? जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही होती है संसद में, जब इन दोनों ही सदनों की कार्रवाई नहीं चल रही होती है, ऐसे समय में राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं अपने अध्यादेश जारी किए जाते हैं कार्यों के लिए। अगला, संसद को संबोधित करना। संसद को संबोधित करने का कार्य, भाषण देने का कार्य संसद में, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद का सत्र बुलाना, यानी संसद जब शुरू होती है उसे बुलाने का कार्य, और संसद को समाप्त होती है उसे सत्रावसान करने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ लोकसभा को भंग करने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा कब भंग होती है? जब बहुमत नहीं होता है, जब जो सरकार बनी होती है उसके बहुमत में कमी आ जाती है तो लोकसभा को भंग करने की स्थिति होती है, तो उससे भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये जितने भी कार्य हैं वो सारे विधायी कार्य यानी विधायक शक्तियों के रूप में आते हैं। ठीक है, अगले कार्य है वित्तीय शक्तियां। वित्त से संबंधित राष्ट्रपति के क्या कार्य है? पहला, धन विधेयक पर सहमति देना। धन विधेयक यानी धन विधेयक जब पेश किया जाता है संसद में तो उसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति इस पे परमिशन देता है। ठीक है, उसकी परमिशन मिलने के बाद ही उस धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। आकस्मिक निधि पर पूरा नियंत्रण होता है राष्ट्रपति का, यानी कि आकस्मिक निधि कौन सी निधि है? यानी कि कोई भी आपदा विपदा अगर देश में आ जाती है, उसके लिए अचानक से पैसे की जरूरत होती है, उसके लिए एक आकस्मिक निधि का निर्माण किया गया है जिसमें इस तरह के पैसे है जिसको खर्च करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बजट पेश करने की अनुमति भी राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। बजट प्रस्तुत किया जाए उससे पहले परमिशन राष्ट्रपति की ली जाती है। ठीक है, तो ये है वित्तीय शक्तियां। इनके अलावा है न्यायिक शक्ति। तीसरी है न्यायिक शक्ति। देखिए, न्यायिक शक्ति में क्या क्या है? न्यायिक शक्ति में
एक तो क्षमादान की शक्ति है। न्यायिक शक्ति में क्या है? क्षमादान, किसी की सजा को कम कर सकते हैं, किसी के मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसके साथ साथ न्यायिक शक्ति क्या है कि सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा क्या लिया जा सकती है? सलाह ली जा सकती है किसी को कार्य को करने के लिए। इसके साथ साथ जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति की परमिशन से, उसकी सलाह से की जाती है। ठीक है, ये है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के बाद है सैन्य शक्ति। ठीक है, क्या है? सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में क्या है? सबसे पहले तो तीनों ही सेना यानी थल जल नभ, तीनों ही सेनाओं का क्या है? जो राष्ट्रपति है वो क्या? सर्वोच्च कमांडर है, सेनापति है। ठीक है, तो इन सब पर, तीनों सेनाओं पर नियंत्रण जो बना है वो राष्ट्रपति का बना रहता है। इसके साथ साथ सैन्य शक्ति यानी कि अगर कोई भी युद्ध हो जाता है, युद्ध या शांति की जो भी स्थिति होती है, उनमें जो फैसला लेने का जो तरीका है वो राष्ट्रपति का है। वो फैसला जो घोषणा करता है, युद्ध की घोषणा करे या शांति की घोषणा करे, वो घोषणाएं राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, इसके अलावा है वीटो पावर है। ठीक है, इसे कहते हैं वीटो पावर की शक्ति। देखो, वीटो पावर की जो शक्ति है, इसमें जो कानून बनता है उसमें 3 तरह की प्रक्रियाओं से राष्ट्रपति उसे गुजारता है। एक तो ये होता है कि उसके पास बिल आया, उसने उसे विचार विमर्श के लिए वापस सदन में भेज दिया। ठीक है, दूसरा, बिल आया, उसने उसे हस्ताक्षर कर दिए और विधेयक का रूप ले लिया। तीसरा, ना तो उसमें साइन करता है ना विचार करने के लिए भेजता है, उसे अपने पास ही रख लेता है। ठीक है, अपने पास रखने के बाद वो ना जाता है, तो वो अपने पास रखने के बाद वो विधेयक नहीं बनता, वो कितने भी समय तक वो अपने पास इसे रख सकता है। तो उसे कहते हैं वीटो पावर है, राष्ट्रपति की वीटो पावर की शक्ति जो हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, इसका एक बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके बाद 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1969 में किया गया था प्रावधान कि जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, ठीक है, ये बाद में किया गया है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस पर राष्ट्रपति को क्या करना होगा? वो विचार के लिए भेज सकता है, नहीं तो साइन उसे करने ही होंगे। ये उसमें लाइन लिखी हुई है। ठीक है, और जो अन्य शक्ति है वो है स्वयं विवेक की शक्ति। स्वयं विवेक की शक्ति, देखिए, स्वयं विवेक की शक्ति यानी अपने विवेक से कार्य करना। यानी बाकी देखो, ये जितने भी कार्य हैं ना, जो जितने भी राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, ये सारे के सारे कार्य राष्ट्रपति खुद स्वयं अपने विवेक से नहीं कर पाता है। प्रधानमंत्री की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही इन सारे कार्यों को उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन जो स्वयं विवेक की शक्ति है वो राष्ट्रपति स्वयं विवेक यानी अपने विवेक से उसका प्रयोग करता है। ये कहाँ करता है? मान लीजिए किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, किसी सदन में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में किस दल को वो बुलाएगा पहले सरकार बनाने के लिए, ये उसका स्वयं का निर्णय, स्वयं विवेक का निर्णय होता है। तो ये सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। आई होप आपको राष्ट्रपति की सारी शक्तियां समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी शक्ति, वो भी इसी में गिनती है, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, देखो ये मैंने कल अच्छे से पढ़ा दी थी। आपातकालीन शक्तियां कौन कौन से अनुच्छेद है? 352, 356, 360, 352, भारी आक्रमण होने पर, युद्ध में शामिल होने पर या सतत विद्रोह की स्थिति के में, तो 352 का प्रयोग किया जाता है। 356 का प्रयोग यानी कि स्वशासन को चलाने में अगर कोई सरकार क्या हो जाती है? विफल हो जाती है, राज्य सरकारें विफल हो जाती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और तीसरा 360 वित्तीय संकट होने पर, जो आज तक हमारे देश में नहीं लगा है। ये आपातकालीन शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ओके, धन्यवाद।